डॉक्टर ए के ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को शुरू किया गया है। आज इकोनॉमिक्स क्लास 10 का चैप्टर 3 बनाया जा रहा है, उसका पार्ट 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट वह चैप्टर है, वह है मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट। और इसमें पार्ट 1 में ये बनाया जा चुका था कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बन चुका है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यानी कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये बन चुका है। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वह है मुद्रा के आधुनिक रूप, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। देखिए मैं लिखा हूं मुद्रा के आधुनिक रूप, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसी को हम क्लियर करेंगे और इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से इसे बताया गया है। एक बात मैं बताऊंगा कि ये जो बुक जब छपी है तब तक जो मनी का जो आधुनिक रूप है, यानी मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, मॉडर्न फॉर्म है, उसको समझाया गया है। लेकिन आजकल के युग में यह कंप्यूटर एरा है, एआई का समय है, यह बहुत ही क्रांतिकारी समय अभी चल रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है और अभी तक मुद्रा के बहुत सारे डिजिटल फॉर्म भी आ चुके हैं और जिसमें यूपीआई वगैरह सब कुछ है। तो इस पर अलग से मैं चर्चा करूंगा, बस इसका संकेत मैं दे रहा हूं। अभी जो इस बुक में लिखा गया है उसी को मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगा ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। और बार बार मैं कहता हूं कि इस बुक को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने से या समझने से आपका जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, इसका टॉपिक बुक का चैप्टर दिया गया है। अब देखिए, अगर आपके हाथ में बुक है, जैसे मेरे पास देखिए बुक है इकोनॉमिक्स क्लास 10 का, तो इसका पेज संख्या यानी पेज नंबर 40 पृष्ठ संख्या ओपन कर लीजिए। देखिए मैं ओपन कर रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है, मुद्रा यानी कि मनी या मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। विनिमय यानी कि एक्सचेंज, अदला बदली। तो लेन देन में वह विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से, सिक्का यानी क्वाइंस, सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। तो जब क्वाइंस का आविष्कार नहीं हुआ था या प्रचलन में जब क्वाइन नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तब कई अलग अलग चीजें मुद्रा के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी बहुत शुरू से ही जो हमारे भारतीय हैं, हम भारतीय जो हैं या इंडियंस हैं, वह अनाज को, ग्रेन्स को और पशु को, एनिमल्स को हम आपको मुद्रा के रूप में यूज करते आ रहे हैं। और जैसे गाय था या और पशु थे, बैल, ये मुद्रा के रूप में यूज होते थे और अनाज भी यूज होते थे। कोई सामान लेना है तो हम अनाज देकर, ग्रेन देकर और वो वस्तु खरीद लेते थे, और या पशु को देकर उसके बदले में हम कोई सामान खरीद लेते थे। अब देखिए, इसके बाद सोना यानी गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबे, कॉपर जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। इसके बाद आपको सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का चलन हुआ और पिछली सदी तक आपका यानी सेंचुरी तक इसका प्रचलन रहा है। पता है ना, गुप्त शासक है, कुषाण है, ये सब शक है, ये लोग सोने के सिक्के भी जारी किए थे और पहले से भी सोनों का चलता आ रहा है। अब आइए करेंसी। अब करेंसी के बारे में थोड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। करेंसी, देखिए करेंसी, ठीक है ना। तो ये करेंसी के बारे में देखिए कि ये करेंसी क्या चीज है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। तो करेंसी में होते क्या हैं, इसमें कागज के नोट होते हैं, कागज के नोट। अभी हम लोग जो नोट यूज करते हैं, कागज के नोट प्लस सिक्के, और जो सिक्के होते हैं क्वाइंस होते हैं। आजकल तो 50 रुपए के भी सिक्के आ गए हैं, 20 के भी सिक्के आ गए हैं, 10 के भी सिक्के आ गए हैं,
1 रुपए के सिक्के होते हैं, 2 रुपए के सिक्के होते हैं, 5 रुपए के कॉइन्स होते हैं। तो ये सिक्के करेंसी के, जब भी मैं करेंसी शब्द यूज करूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि कागज का जो नोट हमारे पास है 100 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, तो कागज के नोट है और करेंसी और सिक्के हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए इसे विनिमय का, अब देखिए अब यहाँ पर एक और बात आपको मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पर, हाँ देखिए, वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। ये बता रहा है कि पहले जो मुद्रा हम यूज करते थे तो उसमें बहुमूल्य धातुओं से बने हुए सिक्के होते थे, जैसे कि चांदी का, सोने का, कॉपर का सिक्का होता था। लेकिन आज के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो बहुमूल्य धातु के नहीं बने होते थे। पहले के जो सिक्के हैं उनका अपना भी कुछ कीमत होता था। पहले के कुछ सोने के सिक्के मिल जाए, चांदी के सिक्के मिल जाए और उसको जाकर आप जौहरी की दुकान पर आप जाइए ज्वेलर्स के पास, तो उसको वो लेकर उसके बदले में पैसा आपको काफी दे देंगे, उसका वजन करके कि कितने उसमें सोना है, कितने उसमें चांदी है, और उसका कीमत लग के आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज के जो सिक्के आप ले जाएंगे तो जो उस पर कीमत है वही कीमत है। ऐसे चाहेंगे कि उसका हम कोई वैल्यू ले ले तो आपको वह उसका कोई विशेष कीमत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बहुमूल्य धातु नहीं रहते हैं। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि जो अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जो आज का आधुनिक मुद्रा है अपना कोई विशेष इस्तेमाल नहीं है। उसको जो कीमत सरकार प्रदान करती है वही कीमत उसका मिलता है। लेकिन पहले के जो मुद्रा होते तो उसका अपना भी कीमत होता था। जैसे अनाज है तो अनाज का अपना खुद का कीमत है, पशु का कीमत है, और या सोने चांदी के जो कॉइन्स है उनका अपना कीमत है। लेकिन आज की जो मुद्रा है उसका अपना कोई कीमत नहीं है। हाँ, उसको जो कीमत लिख दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑथराइज संस्था के द्वारा, वही उसका कीमत होगा। तो ये यहाँ पर समझने और समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए ये जो आगे समझाया गया है कि फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकारा जाता है। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। तो बस वही बात है कि यह एक्सचेंज का इसलिए कि गवर्नमेंट जो है किसी देश की वो ऑथराइज करती है कि इस पर्टिकुलर टाइप का जो कॉइन्स है उसका इतना कीमत है। कहीं भी ये देकर उतने कीमत का कोई दूसरा वस्तु आप खरीद सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई केंद्रीय सरकार की जो है की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारत में जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट का मतलब हो गया कागज का नोट प्लस सिक्के जो हो गए। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। हमारा देश का जो कानून है उसके अनुसार कोई अन्य व्यक्ति आरबीआई के अलावा ये सिक्का, ये करेंसी नोट जारी नहीं करेगा। उसको इजाजत, मुद्रा जारी की इजाजत नहीं दिया गया है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। और हमारे यहाँ जो जो हमारा सरकार है या हमारा जो कानून है वो विनिमय के माध्यम के रूप में एज एक्सचेंज, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये करेंसी को वैधता, वैलिडिटी प्रदान करता है और इसे कोई रिफ्यूज नहीं करेगा। जो भारत सरकार के करेंसी को लेकर, चाहे कागज का नोट हो या कॉइन्स हो, तो उसको लेकर अगर आप कहीं जाएंगे किसी दुकान पर या कोई सामान खरीदने के लिए तो जितना उस पर कीमत लिखा हुआ है उतना कीमत का आपको सामान मिलेगा। कोई मना नहीं करेगा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यह कानूनन अपराध हो सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो रुपया है इसको व्यापक स्तर पर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको यानी कि विनिमय का माध्यम मान लिया गया है।
कोई इससे इनकार आपको नहीं करेगा। अब देखिए, एक है बैंकों में निक्षेप, ये शब्द दे रहा है। बैंकों में, आपके बुक में लिखा है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब डिपॉजिट होता है। क्या होता है? डिपॉजिट। तो मैं लिख देता हूं डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। इसका इंग्लिश हुआ डिपॉजिट्स यानी जमा, डिपॉजिट्स विथ बैंक। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, विथ बैंक्स। बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझिए कि लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी जमा करते हैं, यानी लोग जो है मनी को बैंक में भी जमा कर देते हैं। जो उनके पास सरप्लस मनी है तो उसको वो बैंक में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। ठीक है ना, मांग जमा। ये देखिए शब्द समझिए, मांग जमा। मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, यही क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास पैसे होते हैं, जो हमारा पैसा बच जाता है, उस पैसे को हम घर पर रखेंगे तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि 10,000 रुपये बच रहे हैं तो 10,000 रखेंगे तो 10,000 रहेगा। लेकिन अगर उसको चोरी होने का भी डर है, उसे कीड़ा मकोड़ा भी खा सकता है, चूहे भी कुतर सकते हैं, नहीं गुम हो सकता है, ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको जाकर बैंक में जमा कर देते हैं। और इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि बैंक में जाकर अपने नाम से एक अकाउंट खोलना होता है, खाता खोलना होता है और उस खाता में जमा कर देते हैं। और बैंक में जितना देर पैसा रहेगा उसका बैंक का वो सेविंग कहा जाता है, बचत खाता कहा जाता है, सेविंग अकाउंट। तो उस सेविंग अकाउंट या बचत खाता में हम जमा कर देते हैं। और जो बिजनेसमैन है वो तो करेंट अकाउंट भी खोलते हैं। तो उस पर क्या होता है? आपको सूद मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, तो है ना फायदा, और पैसा भी आपका सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ जब आपकी जितनी डिमांड है, जो जरूरत है, उतना पैसा निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए 10,000 हम जमा कर दिए, हमको जरूरत है 500 रुपए की, तो हम जाकर 500 रुपए वहां से निकाल भी सकते हैं। तो मांग जमा है, मतलब जब हमारी जो जमा है, जब हमारे पास कोई जरूरत है तो हम उसका डिमांड भी कर सकते हैं। तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं या मांग जमा कहते हैं। तो यही आपको समझाया जा रहा है। मांग जमा का एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये एक चेक होता है। देखिए, ये मैं चेक का यहाँ पर फॉर्म बनाया हूँ, यही चेक होता है, कागज का चेक होता है। और अगर हमारा बैंक में अकाउंट है तो हम अपने नाम से चेक फैसिलिटी ले सकते हैं, चेक सुविधा ले सकते हैं। हमको चेक दे देता है कागज पर लिखा हुआ। और हम सपोज कीजिए कि हमें किसी को पैसा देना है, तो हम चाहे तो नगद पैसा भी दे सकते हैं या उसको हम चेक काट के दे सकते हैं और उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसका अकाउंट नंबर भी हम लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अब वो व्यक्ति जाएगा और हमारे बैंक में जाएगा और वहां से वो चेक जमा करेगा, तो उसके बदले में उसको उतना पैसा मिल जाएगा जितना पैसा हम लिखे हैं। ठीक है ना। और डेट रहता है, डेट पर वैलिडिटी भी वहां पर रहती है। पहले 6 महीना होता था, अब 3 महीने हो गए हैं। तो ये चेक की बात यहाँ पर किया गया है। और ठीक है, फिर चेक के बारे में आपको समझाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। तो यही मांग जमा में ये सब मुद्रा के लक्षण है कि हम इसको मुद्रा को हम चेक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं।
और बैंक में जाए तो हम विड्रॉल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। और आजकल तो यूपीआई सिस्टम आ गया है, तो अगर बैंक को आप अपने यूपीआई अकाउंट से जोड़ लीजिए तो आप घर बैठे पैसे को आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उस पैसे को सेल्फ ट्रांसफर के माध्यम से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी दूसरे का अकाउंट नंबर देकर घर पर बैठे बैठे गूगल पे से आप किसी दूसरे को पैसा जमा दे सकते हैं। ये आज का डिजिटल रूप आ गया है। बस उस आपके सेविंग अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए। जितना पैसा जमा है उसको अब तो आपको बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है, पहले लोग बैंक काउंटर पर जाके चेक जमा करते थे, ठीक है ना। अब अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि आपका सैलरी अकाउंट है, पैसा आ गया और आप चाहते हो कि पैसा दूसरे के अकाउंट में डालें, तो आप घर बैठे उसको यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से आप उसको दे सकते हैं। आजकल कई सिस्टम है। आप दुकानों पर जाते हैं, देखते हैं हर दुकान पर एक स्कैनर लगा होता है, उसको स्कैन करके और उसमें पैसा आप पे कर दीजिए यूपीआई के माध्यम से। आप फोन पे होता है तो पे फोन होता है, तो ये सब भी के माध्यम से आप पैसे का लेन देन कर, ये डिजिटल आजकल हो गया है। लेकिन शर्त यही है कि आपके अकाउंट में पैसा हो, तभी उस पैसे को आप दे पाएंगे। तो उस पैसे को डायरेक्ट जाके विड्रॉल फॉर्म भर के पैसे को निकाल लीजिए, चेक के माध्यम से निकाल लीजिए, या वो चेक किसी दूसरे को काट के दे दीजिए तो वो जाकर पैसा निकाल लेगा। जिसके नाम से काटिएगा तो चेक होता है। तो ये मुद्रा के या मनी के कई ये सब लक्षण हैं और गुण हैं। और साथ ही साथ देखिए, चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी इसे मुद्रा समझा जाता है। तो अब देखिए, जो मांग जमा है, अभी ये चेक वगैरह जो है, ये भी मुद्रा का ही एक रूप हो गया, मनी का ही रूप हो गया। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होता। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जो भी सुविधा कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चेक के माध्यम से कर रहे हैं, डायरेक्ट जाकर अपनी जरूरत अनुसार विड्रॉल फॉर्म भर के पैसा निकाल रहे हैं, सभी के लिए उस एक आपके अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए। और आप चाहिए तो गूगल पे के माध्यम से भी, यूपीआई के माध्यम से भी किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, तभी उस पैसे को जितने चाहिए किसी और के अकाउंट में आप डाल सकते हैं। तो ये कई रूप आ गए हैं। और देखिए, ये चेक होता है, यही चेक का फॉर्म आपके बुक में भी दिया गया है। और देखिए, यहाँ चेक में यहाँ पे लिखा रहता है। सबसे पहले तो यहाँ डेट लिखा रहता है या दिनांक, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो दिनांक या डेट में यहाँ आपके बुक में 10/6/2016 लिखा हुआ है, तो हमने वही लिख दिया है। यहाँ अकाउंट पे, अगर ये अकाउंट पे करके नीचे दो ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब कि वह पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ही जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर भी लिख दीजिए, तो कोई दूसरा पैसा नहीं भुना पाएगा, उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर लिखिए, फिर रुपीज 57,000 रुपये बियरर को या धारक को अदा करें, हिंदी में भी लिखा है। और यहाँ पर पे लिखा है कि पे टू बियरर, तो बियरर को इतना पैसा अदा करें, ये इस चेक पर लिखा रहता है और आपका साइन रहता है। आप जिसका अकाउंट है वही यहाँ पर साइन करता है। देखिए, जो यहाँ पर एम साइन लिखा गया है, तो इनका अकाउंट है, ये पैसा काट रहे हैं प्रेम कुमार के नाम से, तो इनके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए। अगर इतना नहीं रहेगा तो एक तरीके से इन पर एक तरीके से आपको मुकदमा हो सकता है, केस हो सकता है, ये डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। तो इनका अकाउंट में अगर 57,000 काट रहे हैं पैसा, तो इनके अकाउंट में से 57,000 होना चाहिए, ठीक है। और 1 रुपया भी कम है तो पैसा चेक ये भुनेगा नहीं। और फिर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में खाता संख्या है, ये एम साइन जो साइन किए हैं, इसका ये अकाउंट नंबर है। और देखिए, यहाँ पर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, उसका यहाँ पर लोगो होता है स्टेट बैंक, यहाँ पर ब्रांच लिखा रहता है, ब्रांच का कोड लिखा रहता है जिसे IFSC कोड कहा जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक नंबर लिखा रहता है, यही चेक नंबर है। ये चेक नंबर को आपको नोट कर लेना चाहिए, या लोग लिखते हैं ये चेक नंबर है। आइए देखिए, कोडिंग यूज बाय बैंक्स, यहाँ जो कोडिंग होता है इसको बैंक यूज करता है। तो ये चेक का फॉर्मेट है, आपके बुक में भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप समझिए। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको मैं बताऊंगा कि बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, बैंक जो लोन देते हैं वो एक्टिविटी पर चर्चा करूंगा। फिर
साख की दो विभिन्न स्थितियां हैं, क्रेडिट की जो विभिन्न स्थिति हैं उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से लगे रहिए। अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। और आप अपने फ्रेंड्स या दोस्त को भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो। और इसी के साथ साथ आप कमेंट भी कीजिए, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और ज़रूरत होने पर उसका रिप्लाई भी करता हूँ। और आप लाइक भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।